नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो सीईटी में जो आगे आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई अन्य एग्ज़ाम है, चाहे आपका इसमें STAT वाला एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या फिर DT+B वाला है। तो ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है इनमें एक सुमेलित नहीं है, अब ये वाला कौन सा है। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में है, या हिमालय पर्यावरण एवं विकास ये अल्मोड़ा गोविंद वल्लभ पंत संस्थान। तो ये जो हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान ये अल्मोड़ा में है। तो इस प्रकार से जो है इनमें एक जो है सही नहीं है। अब इनमें जो एक सही नहीं है जो ऑप्शन सी में आया है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। तो ये जो भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है अहमदाबाद के सहयोग से 1984 में भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भोपाल में। तो इसके अलावा जो आपके तीन ऑप्शन, भारतीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून और हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। तो इस प्रकार से ये सही है। उसके बाद है मृगमरीचिका का कारण क्या है। अब सबसे पहले जो मृगमरीचिका होती क्या है, जैसे गर्मी के दिन हैं उसमें आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर जब आप दूर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आगे सड़क पर पानी पड़ा हुआ है या आग लग रही हो, पानी पड़ा हुआ ऐसा कुछ लगता है। तो इसी को जो है मृगमरीचिका कह देते हैं। तो ये यहाँ पर इसका कारण क्या है बनने का? प्रकाश का व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो मृगमरीचिका का कारण कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर कारण है जो ऑप्शन डी में, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कभी कभी क्या है, रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उनका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। इससे यात्रियों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ जल का तालाब है जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में वहाँ पर तालाब नहीं होता। गर्मी के मौसम में रेगिस्तान की रेत गर्म हो जाती है तो उसे छूकर पृथ्वी के पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है, जिससे वायु का घनत्व कम हो जाता है और उस पर वायु पर ठंडी और सघन हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वायु की परत विरल होती जाती है, और जब पेड़ से प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो उन्हें अधिकाधिक विरल परतों से होकर जाना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक परत पर अपरिवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। इसलिए प्रत्येक अगली परत का आपतन कोण बढ़ जाता है और किसी विशेष परत पर क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। तो इस परत पर किरण पूर्ण परावर्तन होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। तो ये सारे के सारे जो है इसके कारण बताए गए हैं, या फिर आप एक लाइन में समझ सकते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? मूल्य सूचांक, थोक मूल्य सूचांक, उपभोक्ता मूल्य सूचांक, या औद्योगिक वस्तु का मूल्य सूचांक। तो भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट आ जाता है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय वित्त मंत्रालय, या भारत सरकार, या फिर भारत आयात निर्यात बैंक के द्वारा। तो भारत में जो विदेशी विनिमय संचय का जो रख रखाव है ये किया जाता है, और ये किया जाता है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब भारतीय जो रिजर्व बैंक है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसके काम कौन कौन से हैं? नोटों का निर्गमन,
विदेशी विनिमय का संचय, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर इसके कार्य हैं। उसके बाद है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आंकलित किया है? 27.2, 37, 32 या 22.2। तो तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत, और यहाँ पर जो इसमें आकलन किया गया है जो ऑप्शन बी में आया है 37.2। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक माने गए हैं। वायु प्रदूषण, जल, मृदा या ध्वनि प्रदूषण के। तो लाइकेंस जो है यहाँ पर सबसे अच्छे सूचक हैं और ये माने गए हैं वायु प्रदूषण के। तो जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेंस नहीं उगते। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस को कॉर्टिकोल्स और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को एक्सिकोल्स कहा जाता है। और लाइकेन थैलाफाइटा प्रजाति की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है और इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता था। कवक मंडल खनिज लवण, विटामिन्स आदि शैवालों को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। तो यहाँ पर जो लाइकेंस का सबसे अच्छा जो सूचक है वायु प्रदूषण के लिए माना गया है। उसके बाद है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान करना है, मिलान करने में हम देख लेते हैं और इसमें जो हमारा माना गया है ऑप्शन बी वाला। तो 3, 1, 2 और 4 को यहाँ पर माना गया है। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं 3, 1, 2, 4। तो जैसे बेस्टोस धूल है, तो एस्बेस्टस जो धूल है इसका जो संबंध है ये फेफड़ों से माना गया है। तो इसका संबंध है फेफड़ों से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाला है इसका। और जो शीशा है, शीशे का संबंध माना गया है मस्तिष्क से। ये मतलब कौन से, ये वायु प्रदूषण है और ये किस अंग को प्रभावित करते हैं। जैसे ये वाला है एस्बेस्टोस भी इसको कह देते हैं, ये वाला एस्बेस्टोस, यहाँ पर पूरा से है एस्बेस्टोस धूल। तो ये किसको प्रभावित करेगी? फेफड़ों को। शीशा किसको प्रभावित करता है? ये करेगा मस्तिष्क को। और जो पारा है, पारा जो ये थर्मामीटर जो होते हैं इनमें भी, इनके अंदर भी पारा ही होता है। तो अगर ये हमारे शरीर में चले जाए तो बहुत विनाशकारी है, मृत्यु भी हो सकती है। तो पारा किसको प्रभावित करेगा? ये करेगा हमारे उदर को, पेट को, ये इसको करेगा। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये करेगी रक्त जो धाराएं हैं। उसके बाद वह चोल राजा कौन थे जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये चोल राजा थे जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो कुलोत्तुंग वन है, राजेंद्र वन, राजाधिराज वन, अधिराजेंद्र। तो यहाँ पर जो इनमें माना गया है जो ये ऑप्शन ए में आए हैं कुलोत्तुंग वन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित था? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका कौन सा है? और यहाँ पर जो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी वाला। तो 3 और 4 को यहाँ पर इसमें माना गया है। तो 3 तोंडी और 4 है मुसीरी। तो ये जो संगम काल है इसमें पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह नौरा, कन्नौर, तोंडी, मुसीरी और नेलसीड़ा ये थे। और नीरपेयार्क एक अन्य समुद्री बंदरगाह था जहाँ से पश्चिम में घोड़ों और उत्तर से अन्य उत्पादित वस्तुएं लाई जाती थी। उसके बाद है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई के? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व, और ये था जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये थे ताराबाई। तो राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा थी, विधवा पत्नी थी, उसका नाम था ताराबाई।
इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया था और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। और उसने अर्थात ताराबाई रायगढ़, सितारा तथा सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत लिया था। तो ये औरंगजेब जहाँ इसकी मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ये ताराबाई के हाथों में थी। और ताराबाई कौन थे? तो ये राजा राम जैन की मतलब इनकी पत्नी। उसके बाद है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना। एक में यहाँ पर वैदिक नदियाँ दी गई हैं, दूसरे में इनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी जो है आपने इनका बताना है कौन सा का यहाँ पर किसका कौन सा नाम है। तो यहाँ पर मिलान करने में देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा। 2, 3, 1 और 4। तो इनको देख लेते हैं यहाँ पर 2, 3, 1 और 4 को। 2, 1, 3 और 4। तो कुंभा जो है इसका ये था प्राचीन नाम। अब इसका जो आधुनिक नाम है ये काबुल है। पुरुषणी जो है इसका प्राचीन नाम था और अब इसको क्या कहते हैं? रावी नदी। सदानीरा ये इसका प्राचीन नाम था और अब जिसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। स्तोद्री जो प्राचीन नाम था जिसे अब सतलुज नदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्राचीन और इस समय के नाम हैं। उसके बाद है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। चंद्रप्रभ सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत या यशोभद्र। तो प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था और यह जो ऑप्शन बी में आए हैं हरिविजय सूरी। अकबर जो हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित थे और अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुर की जागीर दी थी और अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह हेतु 200 बीघा जमीन भी दी थी और उसी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। उसके बाद है इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो ये कौन सी है पश्चिमी बहने वाली नदियाँ? शरावती, नर्मदा, माही या साबरमती। तो ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है और ये वाली है नर्मदा जो यहाँ पर बी में आई है। तो ये जो नर्मदा नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक की जो पहाड़ी वहाँ से निकलती है और 1312 किलोमीटर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं। मध्य में एब्रंस घाटी में बहती है और महानदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। 553 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है और साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग से निकलती है और 320 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार से जो इनको माना गया है। उसके बाद है अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, दामोदर, पेरियार या महानदी। तो अपने प्रदूषकों के कारण इनमें से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन जो है सी वाला रहेगा। तो ये दामोदर है। दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है और यह नदी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल होती जा रही है। उसके बाद है कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नाईमुड़ी, दोदाबेटा, धूपगढ़ या महेंद्रगिरी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है तो यह है अन्नाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई जो है 2696 मीटर मानी गई है। नेक्स्ट है वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, डेल या गूगल का। तो वॉटसन कंप्यूटर किस कंपनी का प्रोडक्ट है? और यह है IBM का जो ऑप्शन बी में है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मुख्यालय कहाँ है इसका?
न्यूयॉर्क अमेरिका में है। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1757, 65, 92 या 1773 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी और ये की गई थी 1773 में। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, इसके द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उसका कार्यक्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उसके बाद है इनमें से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र और गोवा, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो कौन से राज्य है जो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये केरल और तमिलनाडु है। उसके बाद है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11, 9, 10 या 12। तो यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य जो सम्मिलित किए गए थे और ये हैं 11, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। उसके बाद है किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव या गुरु नानक देव। तो ये सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है और जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन डी वाले, गुरु नानक देव। और गुरु नानक जो है सिखों के प्रथम गुरु माने गए हैं। इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक, बाबा नानक, नानक शाह के नाम से संबोधित करते हैं। गुरु नानक जो है 20 अगस्त 1507 को सिखों के प्रथम गुरु बने थे और वे इस पद पर 22 सितंबर 1539 तक रहे थे। तो ये गुरु नानक देव की जयंती या गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथन और कारण को पढ़िए और कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है कि जब कोई वस्तु किसी चट्टान से गिराई जाती है तब उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका कारण दिया गया है किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसमें कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है और जो ऑप्शन डी को माना गया है। तो यहाँ पर ए को गलत और आर को सही माना गया है। तो इसमें क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं। तो ए गलत है किंतु आर सही है, क्योंकि जब कोई वस्तु चट्टान से गिराई जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि जैसे कोई ये चट्टान है, पहाड़ है, इस पर कोई वस्तु रखी है। जब कोई वस्तु रखी हुई है तो तब तो वो स्थित है, मतलब उसमें कोई किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है। जब उसे धक्का देकर नीचे गिराया जाता है तो उसमें क्या है, गति उत्पन्न हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है तथा गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। परंतु निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का मान नियत रहता है, अर्थात निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन ए को गलत माना गया था और जो आर है किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन रहेगा कि यहाँ पर कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और यहाँ पर दूसरा है कि तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। अब कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सही जो है यहाँ पर केवल एक को ही माना गया है, तो एक ही सही है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो इनका क्या कारण यहाँ पर क्या बताया गया हो तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर केवल एक को सही माना गया है, क्योंकि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, मतलब प्रकृति की देन है, तथा जिनका निर्माण अत्यंत अधिक समय में हुआ है, वे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। और दूसरा है असत्य यहाँ पर, क्योंकि तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिससे ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जैसे कोयला है तो कोयले से बिजली बनाई जाती है, विद्युत जो थर्मल पावर लगे हुए हैं।
उसके बाद आ जाता है निम्न में से कौन सी हानि जल विद्युत उत्पादन द्वारा नहीं होती है। तो कौन सी हानि है जो जल विद्युत उत्पादन के द्वारा नहीं होती है। तो यहाँ पर है कि ग्रीन हाउस गैस की उत्पत्ति, खेतों की उत्पादन क्षमता में कमी, अम्लीय वर्षा का निर्माण या जीव जंतु मछली आदि का प्रभावित होना। तो यहाँ पर एक कारण नहीं है। कौन सी हानि जल विद्युत उत्पादन के द्वारा नहीं होती है, जो ऑप्शन सी में है अम्लीय वर्षा का निर्माण होना। तो यहाँ पर इसके बारे में भी देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का निर्माण जल विद्युत उत्पादन के द्वारा नहीं होता है। अम्लीय वर्षा होने का कारण कारखानों तथा वाहनों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषक उत्सर्जित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। और ये जो यहाँ से क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा होने का कारण कारखानों और वाहनों से जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो प्रदूषक ये निकलते हैं और वायुमंडल में ये मिल जाते हैं, फिर जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। जलीय विद्युत संयंत्र के द्वारा उत्पन्न जलीय विद्युत उत्पादन में कुछ जो हानियाँ हैं वो यहाँ पर बताई गई है। बांधों का निर्माण वातावरण को नुकसान पहुँचाता है। इससे खेतों की उत्पादक क्षमता में कमी आती है, जिससे फसल भी प्रभावित होती है और फसलों की मात्रा कम हो जाती है। और वह वनस्पति जो बांध के समीप है पानी में डूब जाती है तथा यह ग्रीन हाउस गैस मीथेन का निर्माण करने लगती है। बांधों पर पानी को रोकने से पानी के जीव जंतु, मछली व अन्य जीव प्रभावित होते हैं। तो ये और सारे यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है। लकड़ी है, बायोगैस है, नाभिकीय ऊर्जा है या कोयला है। तो ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जो ऑप्शन सी में है नाभिकीय ऊर्जा। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए यह जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। लकड़ी, फसलों के अवशेष, गन्ने के छिलके, गाय के गोबर, उपले आदि को घरों तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे जैव मात्रा कहते हैं। और जैव मात्रा का उपयोग विद्युत के उत्पादन में भी किया जाता है। ये जो खाना बनाने में जो गैस होती है तो उसमें भी इनका प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है टरबाइन को आवश्यक चाल से चलाने के लिए पवन की चाल होती है। तो टरबाइन को आवश्यक चाल से चलने के लिए पवन की चाल 25 किलोमीटर घंटे की, 15, 5 या 20 की। तो ये मानी गई है 15 किलोमीटर घंटे की। तो पवन जो विंड है ये ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु वायु की न्यूनतम गति 15 किलोमीटर होनी चाहिए। पवन ऊर्जा संयंत्र गतिशील वायु की ऊर्जा से कार्य करने वाली एक युक्ति है, जिसके द्वारा पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। पवन चक्कियाँ जो आपने देखी होंगी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो कौन सा स्रोत है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं माना गया है। भूतापीय, नाभिकीय, पवन या जैव मात्रा। और जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, जो ऑप्शन सी में आई है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिक में संग्रहित होती है, जो कि नाभिकीय अपक्रिया, श्रृंखला या समलयन से मुक्त होती है। जबकि भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है, क्योंकि सभी के उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो इन सभी के लिए सौर ऊर्जा की जरूरत होती है। उसके बाद है सूची 1 को 2 के साथ मिलान कीजिए। और मिलान करने में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी जो इसको माना गया है 3, 1, 4 और 2 को। तो यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा इसका जो संबंध है 3 से है। जलीय तरंगों के ऊपर नीचे जाने पर उत्पन्न जो ऊर्जा होगी उसको कहा जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। जैसे समुद्र वगैरह है, समुद्र में जो लहरें जोड़ती हैं तरंगे। उसके बाद तरंग ऊर्जा है, इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से है। समुद्र की सतह पर उत्पन्न तरंगों के कारण उत्पन्न ऊर्जा। सागरीय ऊर्जा इसका संबंध ऑप्शन 4 से है। समुद्र के तल तथा गहराई
कि जल के ताप के अंतर के कारण उत्पन्न ऊर्जा। और उसके बाद आ जाता है भूतापीय, जिसका संबंध है भूमि के तप स्थान तथा भूमिगत जल के संपर्क से उत्पन्न ऊर्जा। तो यहाँ पर ज्वाइनी के बारे में बताया गया है। तो ज्वार भाटा जो है, इसमें जलीय तरंगों के ऊपर नीचे जाने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाएगा। ज्वारीय तरंग चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र में उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा जो आपने पढ़ा होगा, तो ये चंद्रमा जो है इनके कारण जो होता है। उसके बाद वायु के कारण समुद्र की सतह पर पानी में तरंगें उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को तरंग ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जनरेटर है, जनरेटर के टरबाइन के घूर्णन में विद्युत उत्पादन, जो जनरेटर जो है उसमें जो टरबाइन होती है वो घूमती है और जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद है समुद्र के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त होता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। तो जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें जब सबसे ऊपरले भाग पर पड़ेगी वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा और जितनी कम जाएंगी उतनी क्या ठंड रहेगी। जैसे बर्फ़ है, जिस हिस्से पर जब सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी वहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी और जहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है। और ताप के इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भूमि के तप स्थानों तथा भूमिगत जल के संपर्क के कारण भाप बनती है, जिसकी सहायता से विद्युत जनरेटर के टरबाइन घुमाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सीरियम, फास्फोर, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। तो यह सौर सेल जो है इसको बनाने के लिए किया जाता है सिलिकॉन का। तो सौर सेल जो है इसको बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको? सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस वातावरण के अनुकूल, यह वातावरण के अनुकूल है और प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं करता और इसको बनाने की प्रक्रिया बहुत महंगी भी होती है। उसके बाद है सागरीय तापीय ऊर्जा स्थानांतरण विद्युत संयंत्र तभी प्रचलित हो सकते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 30 डिग्री का अंतर हो। महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री का अंतर हो, 20 सेल्सियस का। महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो या महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 20 डिग्री सेल्सियस हो। तो सागरीय तापीय ऊर्जा स्थानांतरण विद्युत संयंत्र तभी प्रचलित हो सकते हैं जब यहाँ पर ऑप्शन बी वाला काम हो, महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप और 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री का अंतर हो। तो यहाँ पर इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो ये सागरीय तापीय ऊर्जा है स्थानांतरण विद्युत संयंत्र तभी प्रचलित हो सकते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का तापमान और 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री का अंतर हो। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव्य को उबालने में किया जाता है और इस प्रकार बने द्रव की वाष्प से टरबाइन घूमती है। महासागरों की गहराई में ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर संघनित किया जाता है। उसके बाद है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिकों की निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन में बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिक से हीलियम उत्पन्न होना नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अब यहाँ पर जो सही है ऑप्शन सी को माना गया, जिसमें 1 और 3 को माना गया है। तो 1 और 3 को माना गया है। तो इनकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया एक भारी नाभिक यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम पर धीमी गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जिसके कारण नाभिक 2 या अधिक भागों में टूट जाते हैं और इस विखंडन में असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित एक युक्ति है जिसमें नियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है और 2 इसलिए गलत है क्योंकि हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन के समस्थानिकों के द्वारा हीलियम का उत्पादन होता है और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। यहाँ पर इसमें एक गलत है, असत्य है, तो वही आपने बताना है।
हाइड्रोजन बम नाभिकीय संयोजन पर आधारित होते हैं। हाइड्रोजन बम के क्रोड में प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रखा जाता है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। यह नाभिकों के परस्पर स्थापित होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक गलत है और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। तो यहाँ पर इसकी जो डिटेल है वो दी गई है। तो यहाँ पर ए, बी और डी इसको सत्य माना गया है। सूर्य तथा तारों पर हाइड्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, जिसके कारण इन पर नाभिकीय समलयन अभिक्रिया होती है और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय समलयन का उदाहरण हाइड्रोजन बम भी है और यह अनियंत्रित समलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित बम को रख देते हैं और जब इस नाभिकीय बम को अधिविस्फोटित करते हैं तो ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में 10⁷ K तक बढ़ जाता है और यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को सम्मिलित करके अपार ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। इसलिए नाभिकों को परस्पर स्थापित होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर इसमें भी आपने जो है सत्य वाला ही बताना है, सत्य कौन सा है। और ऊर्जा रूपांतरण की दर शक्ति को कहते हैं। 1 किलोवाट घंटे में 36 × 10⁵ जूल होते हैं। 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। जूल प्रति सेकंड का 1 वाट कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सत्य है और सत्य को देखें तो ऑप्शन बी वाला है। 1 किलोवाट घंटे में 36 × 10⁵ जूल होते हैं। तो आगे जो इसी का फार्मूला यहाँ पर बताया गया है। जैसे 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट गुना 1 घंटा, तो 1 किलोवाट कितना हो गया 1000 वाट गुना 1 घंटा मतलब 60 गुना 60 सेकंड, तो ये हो गए 10⁵ जूल। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ऐसा पद्धति में शक्ति का मात्रक वाट होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। तो ये जो यहाँ पर कितनी मानी गई है, ये है 3.6 गुणा में 10⁶। तो 10⁶ है, 10⁶ जूल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है और हमारे यहाँ पर तर्क शक्ति से है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से संबंधित है। जैसे 6:252 है, तो ऐसे ही 5 का बताना है। अब 6 का 252 कैसे आया है, तो 6 के 252 की अगर हम बात करें तो 6 में जब हम 42 गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 1 25, तो ये 42 जो है यहाँ पर इससे गुणा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर अन्य जो उदाहरण है, जैसे ये 210 है, 210 में भी कैसे हो रहा है, इसको भी जब हम 5 से देख लेते हैं तो, या इसको भाग करके देख सकते हैं 42 को, 210 को 42 से, तो 5 आएगा। तो 5 गुणा 42 कितना होगा 210। तो ये कुछ क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से है, जैसे 6 को जब हम 252 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा, और जब इसको 210 को हम 5 से भाग करेंगे तो 42 आएगा। 5 चौके 20, 5 दूनी 10। ऐसे ही जब हम इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 5 5 25, और इसका करेंगे 5 3 15 और 5 5 25, और जब इसका करेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25। तो इसके साथ जो है यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ए वाला 210 42 यही जो है मैच कर रहा है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर इसको ये माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार अंगूर का संबंध फल से है उसी प्रकार काली मिर्च इसका संबंध आपने बताना है।
जिस प्रकार अंगूर का संबंध फल से, और काली मिर्च ये दाल में है, अनाज में है, मसालों में है या फिर मेवों में है। और यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी वाला। तो जिस प्रकार अंगूर फलों में आते हैं, ऐसे ही काली मिर्च जो है मसालों में गिनी जाती है। उसके बाद उस अक्षर का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये जैसे यहाँ पर है इसके स्थान पर आएगा, तो कौन सा क्रम जो है यहाँ पर चल रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखें तो C D E F G H और उसके बाद Q और Q के बाद R S T U V W। तो यहाँ पर देखें तो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो जैसे ये है 1 2, यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ पर 4 और जिस तरीके से ये 5 आया है, तो कुछ यही जो क्रम यहाँ पर चल रहा है। और जब हम इसी क्रम को देखें तो ऑप्शन जो है बी वाला यहाँ पर आएगा, C D E F G H I J K L, उसके बाद M N O P Q और R S T U V W। तो इस प्रकार का कुछ क्रम है ये चल रहा है। उसके बाद है 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 शब्द किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक अलग है। तो उस अलग शब्द को ही आपने बताना है कौन से वाला है। सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, झलरा पाटन। तो यहाँ पर एक अलग है और जो ऑप्शन डी में है झलरा पाटन, तो यही अलग है। सूरत, राजकोट, अहमदाबाद ये गुजरात के शहर हैं, जबकि झलरा पाटन ये राजस्थान का एक शहर है। उसके बाद है किसी कोड भाषा में किसी कोड में हम ये जो शब्द दिया गया है पाइथन, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो शब्द दिया गया है इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी जो हमारा ये हल होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो कौन सा जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है। तो जैसे यहाँ पर ये शब्द हैं, तो आपको जो अल्फ़ाबेट के लिए जो क्रम है इनके बारे में पता होना चाहिए कौन सा किस क्रम पर आता है। तो जैसे P है ये कौन से नंबर पे है, 16 पे आता है। X Y Z 25वें नंबर का है। T किस नंबर का है, 20 का है। H कौन से नंबर पे आते हैं, 8, O 15 और N 14 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर L M F R W N इनका क्रम। अब जो यहाँ पर इसको जा करने के 2 तरीके भी हैं। जैसे एक तो ऐसे कर सकते हैं, ये लिख लो आप P Y T H O N और इसी के नीचे इसकी संख्या लिख लो L M, उसके बाद F है, R है, W है, N है। इसको 1 2 3 4 5 6, तो ये क्रम है। तो 3 इस साइड में 3 इस साइड में। अब यहाँ पर अगर हम इनका क्रम देखें तो कौन सा क्रम जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ये है N N M N O P, एक ही अक्षर है। ऐसे ही W का देखें, W X Y, तो ये वाला क्रम है। R S T ये वाला क्रम है। ऐसे ही यहाँ पर देखें, देखिए L M N, तो ये वाला क्रम है। M N O, तो ये वाला क्रम है। F G H ये वाला क्रम है। तो इसी तरीके का कुछ क्रम यहाँ पर भी इसमें चल रहा है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, इनको भी आप ऐसे ही जाए बीच में 2 हिस्सों में इनको बांट कर उसके बाद कर लें, और उसके बाद जो है ये P वाला यहाँ पर इसका आएगा। आप जो इसको करके देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा क्रम चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम जो है एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, एक जो है
1 के अगर हम यहाँ पर पावर 3 करें तब इसका यही आएगा। और ये जो अक्षर है 8, इससे 2 की अगर हम पावर 3 करें, 2 दूनी 4 दूनी 8। और यहाँ पर 3 के अगर 3 पावर करते हैं, 3 3 9 27। और यहाँ पर अगर हम ऐसे ही 4 की करें, 4 चौके 16 चौके 64। यहाँ पर अगर हम 5 की पावर 3 करें, 5 5 25 5 125। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार की जो सीरीज है यहाँ पर इसमें चलाई गई है, जो ऑप्शन सी में बनी है। उसके बाद दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथन में दी गई सूचना को सत्य मानकर भले ही वह सामान्य तथ्यों से अलग हो, निर्णय कीजिए कि निम्न कथनों में से कौन सा तर्क मूल रूप से लागू होता है। तो कथन दिए गए हैं कि कुछ पशु हाथी हैं। क्या है? हाथी। कुछ पशु हाथी है, इसका कुछ हिस्सा है हाथी का। कुछ हाथी चीते हैं, कुछ हाथी चीते हैं, तो इसका भी कुछ हिस्सा है। तो कुछ पशु हाथी हैं और कुछ हाथी चीते हैं। तो यहाँ पर इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कौन सा निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें निष्कर्ष देखें, कुछ पशु चीते हैं, कुछ पशु चीते हैं नहीं है, क्योंकि इसका इसके साथ है। कोई चीता पशु नहीं है, कोई चीता पशु नहीं है। तो इसमें देखें तो कौन सा यहाँ पर इसमें लागू होगा। अब यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी, या तो निष्कर्ष 1 लग सकता है या फिर निष्कर्ष 2 लागू हो सकता है। कुछ पशु चीते हैं, पशु चीते, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये पशु जो है हाथी के साथ संबंध है, न कि चीते के साथ। ऐसे ही इसमें देखें तो कुछ चीता पशु नहीं है, तो क्या कोई चीता जो है ये पशु नहीं है। तो इस कारण से जो यहाँ पर निष्कर्ष जहाँ ऑप्शन बी को माना गया, या तो इसमें 1 या फिर 2 निकल सकता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, निम्न शब्दों को उस क्रम में लगाए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जैसे डिक्शनरी जो होती है उसमें आते हैं। तो इस प्रकार से आपने इनको लगाना है। और जैसे अल्फ़ाबेटली ABCD, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इसमें R आता है, सभी में R दिया गया है। उसके बाद I सभी में दिया गया है, G सभी में आया है G। और उसके बाद देख सकते हैं G के बाद क्या आता है? G के बाद H आता है, तो H आता है सबसे पहले। और यहाँ पर इसमें G है, G है, यहाँ O, ये H है, I है और यहाँ पर H है। तो सबसे पहले यही आएगा क्योंकि इसके आगे H और यहाँ पर O है, HO, तो ये आएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा? ये हो गया। G के बाद H, I किस में है? यहाँ पर है बस, तो ये हो जाएगा I, J, तो उसके बाद जो है यहाँ पर कौन सा आएगा अल्फ़ाबेटिकली? तो ये वाला आएगा HT। और उसके बाद U ये आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर तो यहाँ पर जो है इस क्रम को दोबारा से जो हम देख लेते हैं कौन सा जो यहाँ पर चल रहा है इसमें। तो इसको देखें तो जो यहाँ पर सबसे पहले जो है ये क्योंकि RIGHT, क्योंकि यहाँ पर S है, इससे पहले E जो है ये दिए गए हैं, तो इसी को माना गया है सबसे पहले।
उसके बाद जो है यहाँ पर L है, तो यही आएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर S आता है, तो उसके बाद ये क्रम आएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर L, इसके बाद आएगा ये वाला चौथा, और 5वां नंबर जो है फिर ये इसका आएगा। तो कुछ ये क्रम है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद है यहाँ पर निम्न समीकरण में यदि प्लस को -6 को 7 से बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही यहाँ पर बनेगा। तो कौन सा समीकरण यहाँ पर बनेगा, और ये बनेगा जो ऑप्शन डी में आया है। तो ये हो जाएगा 72 - 77 - 77 बराबर -82 बराबर -82 -82। उसके बाद है आशा और लता की वर्तमान आयु में 5:6 का अनुपात है। यदि उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर हो तो 5 साल के बाद लता की आयु कितनी होगी। तो माना जो आशा की आयु कितनी है, 5 है, 5x वर्ष, और लता की कितनी है, 6 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6x वर्ष हो जाएगी। तब समीकरण क्या बनेगा इसका, 6x - 5x बराबर अंत कितना है, 6 वर्ष का है, 6 वर्ष। और x बराबर कितना होगा, x बराबर 6, तो 5 वर्ष के बाद लता की आयु कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 6x प्लस में 5, तो 6 × 6 प्लस में 5, ये हो जाएगी 41 वर्ष, जो ऑप्शन सी में है। उसके बाद है उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा क्रम चल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्ग है, जमा है, और ये ब्लैक सर्कल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डब्बा जो देखें तो इसमें क्या है, ये सर्कल जो है, सर्कल जो यहाँ पर ब्लैक था वो वाइट हो चुका है, और जो ये वर्ग जो था यहाँ पर डब्बा जो बना हुआ था ये ब्लैक हो चुका है। और नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये जमा वाला जो निशान है, पहले जो नीचे की तरफ था, उसके बाद ये राइट जो है अपनी दाईं साइड में गया, मतलब यहाँ से एक क्रम आगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्रम में गया है। तो इसका मतलब है कुछ क्रम यहाँ पर इस प्रकार से जो है चल रहा है, उसके बाद यहाँ की बारी जो है इसकी आ जाती है। तो यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर इनमें देखें तो किस में है, सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो उसके बाद और क्या क्रम है इसमें, तो यहाँ पर इनका भी क्रम बदल रहा है, क्योंकि ये पहले जो है ब्लैक था, नेक्स्ट में जब यहाँ पर आया तो ये वाइट हो गया, नेक्स्ट में फिर ब्लैक, तो अगले में जो इसकी बारी आ रही है यहाँ पर ये, उसके बाद दोबारा से वाइट की बारी आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर है, ये यहाँ पर इसमें देखें तो ये वाइट है, नेक्स्ट में ब्लैक, और उसके बाद दोबारा से फिर ये जो वाइट हो गया है, तो दोबारा से इसकी बारी यहाँ पर ब्लैक की आएगी। तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर इसमें बन रहा है। तो इसमें क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूम जाता है। उसके बाद हम इस सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, सोनिया सतीश की पिता की पुत्री है, निकिता कविंद्र की पुत्री है, ज्योति अमित की माता है, मुकेश निकिता की एकमात्र बहन का पति है। तो एकमात्र बहन का मतलब है वो स्वयं की बात कर रही है। तो निकिता की एकमात्र बहन का पति सतीश कविंद्र से किस प्रकार संबंधित है, पोता है, दामाद है, पुत्र है, या फिर ये भाई है। और यहाँ पर इसमें देखें तो इसका क्या बनेगा, जो ऑप्शन ए में है, तो ये इसका पोता है।
उसके बाद है कि पासे की दो स्थितियों को दिखाया गया है और संख्या का चयन करें जो संख्या 6 के विपरीत फलक पर आएगी। तो 6 के जो विपरीत दिशा में कौन सी होगी, तो इसके विपरीत में कौन सी आगू होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें कौन सा क्रम चल रहा है, तो कुछ इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर चलेगा 3 और ऐसे ही यहाँ पर है 5 का 6, 6 का 3। तो 5 3 1 और 5 6 और 3। तो अगर हम यहाँ पर 6 के विपरीत देखें तो कौन सा आएगा, 3 यहाँ पर आएगा। तो 3 आएगा, किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में। उसके बाद है कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी है, दाईं ओर से 21वीं पुस्तक और बाईं ओर से 28वीं पुस्तक के बीच 5 पुस्तकें हैं। पुस्तकों की कुल संख्या 42 से अधिक है। पुस्तकों की कुल संख्या आपने बतानी है। तो यहाँ पर पुस्तकों की संख्या दाईं ओर से 21वीं पुस्तक और बाईं ओर से 28वीं पुस्तक के बीच 5 पुस्तकें हैं। जैसे मतलब ये है यहाँ पर, तो पहले तो दाएं बाएं पता होना चाहिए। हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो बायां होता है, राइट हैंड दायां होता है। अब यहाँ पर इसमें कहा गया है दाईं ओर से 21वीं पुस्तक, तो मतलब इस साइड से, यहाँ से 21वीं जो पुस्तक है, 21वीं पुस्तक और बाईं ओर से 28वीं, यहाँ से इस साइड से कौन सी है, 28वीं पुस्तक के बीच 5 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकों की कुल संख्या 42 से अधिक है। तो कुल संख्या बतानी है। तो यहाँ पर अगर सिंपल तरीका अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 21 28 और प्लस में 5। तो इनकी संख्या जोड़ सकते हैं आप, कितनी हो जाएगी, तो ये 54 हो जाएगी। अब 54 जो है यहाँ पर किस में है, ऑप्शन डी में है। उसके बाद है एक यांत्रिक दीवार घड़ी, समय 7 घंटा और 40 मिनट 6 सेकंड दिखा रही है। मान लिया जाए कि अगर 1 घंटे में 4 सेकंड खो देती है तो ठीक 6.5 घंटे बाद यह घड़ी कितना समय दिखाएगी। तो ये जो यहाँ पर समय दिखाएगी और जो ऑप्शन ए में आया है 14 घंटे 9 मिनट और 40 सेकंड का। तो अब हम यहाँ पर जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वेब पेज फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। तो वेब पेज जो यहाँ पर किस में सेव किए जाते हैं, HTTP में, DOC में, HTML या फिर URL में। और यहाँ पर इसके अलावा जो इनकी जो फुल फॉर्म है, ये भी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर पहले जो हम इसका जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। वेब पेज फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो ये है HTML में। अब जो यहाँ पर HTML जो आया है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कह देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये HTTP दिया गया है, इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो ये URL है इसको जा कह देते हैं इसको कह देते हैं यूनिफॉर्म URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक URI भी होता है, URI, इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर कह देते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में URL की जगह पर आई दे दिया जाए और कुछ कैंडिडेट जो है L उसको समझ लें। तो URI मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और एक URN भी होता है, URN,
इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। और एक यूएसी भी होता है, यूएसी, इसको कह देते हैं यूजर अकाउंट कंट्रोल। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर इनके फुल फॉर्म है। उसके बाद है ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। प्रयोक्ता का नाम और गली का पता, विधिक नाम और फ़ोन नंबर, प्रयोक्ता का नाम, डोमेन नंबर और इनिशियल और पासवर्ड। तो यहाँ पर ईमेल जो है इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, प्रयोक्ता का नाम और जो डोमेन नाम है। उसके बाद यदि कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और उनका हर महीने मिलना जरूरी हो तो उपयोगी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कौन सी होगी। वीडियो डिस्प्ले सॉफ्टवेयर, वीडियो डिजिटाइजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो स्कैनिंग। तो आपने देखा भी होगा जैसे अलग अलग देशों में मंत्री होते हैं और वो जो है एक साथ ही जो है सीधे संपर्क कर सकते हैं, या टीवी में आपने जो न्यूज़ समाचार देखे होंगे तो उसमें जो होता है वो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह देते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पर 3 में आई है। उसके बाद है माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील को क्या कहा जाता है। जैसे कि ये माउस है, इसमें एक ये राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है, बीच में जो यहाँ पर एक ये गोल चक्कर दिया गया होता है पहिया। तो इसी के बारे में पूछा गया है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील को क्या कहा जाएगा। वेब पेजों पर क्लिक करना, शट डाउन करना, सिलेक्ट आइटम को क्लिक करना या स्क्रॉल करना। तो इसका जो काम है ये जो होता है ये पेज को अप डाउन करने के काम आता है। तो यही जो इसका हो जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है। उसके बाद है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग और नक्शों के डिजाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। CAD, डेस्कटॉप, प्रिंटिंग या ड्राइंग का। तो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग के जो नक्शे तैयार होते हैं इसमें एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जिसको CAD जो प्रोग्राम है ये कह देते हैं। और अब ये CAD जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो CAD जो इसको कह देते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक CAI भी होता है, CAI, इसको कह देते हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग की उन्नत विशेषताओं में डैश बनाने की सिवाय सभी शामिल हैं। अल्टरनेटर, हेडर व फुटर, कॉलम, डिटेल, आर्किटेक्चर, ड्राइंग या स्टाइलिस्ट। तो वर्ड प्रोसेसिंग की उन्नत विशेषताओं में डैश बनाने की सिवाय सभी शामिल हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आए हैं डिटेल, आर्किटेक्चर, ड्राइंग्स। उसके बाद आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहेंगे। होस्ट, ईमेल सर्वर, ईमेल क्लाइंट या लिस्ट सर्वर। तो आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को, और इसको कहा जाएगा होस्ट। उसके बाद है वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो उसको जो है यहाँ पर क्या माना गया है, ऑप्शन 4 वाला स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है, लाइट, प्रेशर, क्लिकिंग या उंगलियों के पोरों से गर्मी का एहसास। तो टच पैड जो होता है वो रिस्पॉन्ड करेगा, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, प्रेशर के द्वारा। मतलब जैसे आप टच स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर उंगली जब रखते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में गणनाएं करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। एनालिसिस, रेजिन्स, फार्मूला या रिकैलकुलेशंस। तो स्प्रेडशीट में गणनाएं करने के लिए प्रयुक्त शब्द, और ये आया है ऑप्शन 3 वाला, तो यह है फार्मूलाज। नेक्स्ट है वैल्यूज़ का वह सेट जिसमें आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट, डाटा मार्ट, नंबर या फार्मूले। तो वैल्यूज़ का वह सेट जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑप्शन ए वाला ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आप ईमेल का जो प्रयोग आरंभ कर सके आपके पास होना चाहिए। ब्राउज़र, सर्वर, अकाउंट या मॉडेम। आप ईमेल का प्रयोग आरंभ कर सकें तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास एक
यूज़र अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद फिर नेट वगैरह होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस की सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा, की सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा, की सूचना को डिजिटाइज करना होगा या की सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस, और इसको माना गया है ऑप्शन 3 में, की सूचना को डिजिटाइज करना होगा। उसके बाद है, लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय एक के, माउस, टचपैड, ट्रैकबॉल या पॉइंटिंग स्टिक। तो लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिर्फ एक के, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, माउस। उसके बाद है, सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? स्क्रॉल बॉक्स, डाउन साइज, रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज। तो सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को, तो इसको जो यहाँ पर कहा जाएगा जो ऑप्शन 4 में है, ये मैक्सिमाइज होता है। आपने जैसे कंप्यूटर उसमें देखा होगा ऊपर की साइड में, राइट साइड में, जैसे यहाँ पर है ऊपर की साइड में, यहाँ पर क्या है, एक ये इस तरीके का निशान है, कुछ एक इस तरीके का निशान बना हुआ है, और इसके पास में जो है कांटे वाला निशान है। इससे पेज ये क्लोज हो जाता है ये, और इससे जो पेज मिनिमाइज और छोटा बड़ा हो जाता है, और इससे भी यही होता है। तो ये वाला जो है इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। इससे तो बिल्कुल ये पेज जो क्लोज हो जाएगा और बंद नहीं होने का, लेकिन बैकग्राउंड में रहेगा, और इससे जो पेज छोटा हो जाता है। जैसे ये फुल पेज है, फिर ये आधा हो जाएगा। तो ये काम होते हैं इनके, और ये भी इससे बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर डॉट एक्सटेंशन का प्रयोग फाइलों के लिए किया जाता है। तो ये किसका एक्सटेंशन है? विंडो का है, एक्सेस का है, पावर पॉइंट का है, या फिर एक्सेल का है? तो ये जैसे आप MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं तो डॉस में उसके डॉक्यूमेंट बनते हैं जब उसे आप सेव करते हैं। तो ये इनमें से किसका बनता है एक्सटेंशन? और ये बनता है एक्सेल का। जब एक्सेल के आप जो डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो इसमें होगा .xls में। जैसे आप फोटो सेव करते हैं उसमें PNG, JPG, तो इस प्रकार से जो लिखा होता है। नेक्स्ट है, एक ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्न में से कौन से कार्य पूरे किए जा सकते हैं? आपके ISP मेल सर्वर का IP एड्रेस उपलब्ध कराना, आपके ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना, या निर्दिष्ट करना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के बाद होस्ट कंप्यूटर से डिलीट कर दी जाए, या फिर ये सभी। तो ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय कौन से कार्य पूरे किए जा सकते हैं? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आए हैं, अर्थात ये सभी। आपके ISP मेल सर्वर का IP एड्रेस उपलब्ध कराना, आपके ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना, और यह निर्दिष्ट करना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के बाद होस्ट कंप्यूटर से डिलीट कर दिया जाए। उसके बाद है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ यह किससे बनी होती है? डिजिट, इनपुट, एनालॉग यूनिट या बाइट से। तो कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ क्या है? तो जिसका अर्थ है कि ये बाइट से बनी होती है। उसके बाद है, लाइनक्स एक कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पीस है, या CPU डिवाइस का एक प्रकार है। तो लाइनक्स क्या है? और लाइनक्स जो है इसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना गया है, जो जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ये विंडो वगैरह होते हैं, पहले आते थे ये लाइनक्स के कंप्यूटर, उसके बाद फिर ये विंडो आ गई, विंडो 7, 8, 9, 10, 11। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके माने गए हैं। उसके बाद है, मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर को ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, वही जो CPU चिप है। सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं। तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड जो है इसको माना गया ऑप्शन 4 में। सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं। मदरबोर्ड होता है जिस पर, जैसे मोबाइल है, उस पर आपके जितने भी बटन होते हैं, कीपैड वगैरह, तो वो सारा जो है सर्किट बोर्ड है। नेक्स्ट है, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट किस पर आधारित होता है?
नए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ब्लैक डॉक्यूमेंट, जर्नल या लेटर टेम्पलेट पर। तो जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट किस पर होगा, तो और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 2 ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर। तो जैसे मतलब आपने वर्ड खोला तो उसमें तो सबसे पहले आपके पास ब्लैंक पेज ही आता है जो बिल्कुल साफ होता है, कोरा कागज। उसके बाद यहाँ पर कुछ फार्मूला दिया गया है जिसका उदाहरण है, ये फंक्शन है फार्मूला, सेल एड्रेस या वैल्यू। तो यहाँ पर जो ये दिखाया गया है ये क्या है, एक ये फार्मूला है। उसके बाद है एक बिट में 2 मूल्य हो सकते हैं, बिट बाइट 45, 24 या 01। और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन आएगा 4 वाला। तो ये बिट जो है 2 होते हैं, 0 और 1 बाइनरी नंबर कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी। एक सॉफ्टवेयर है जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक्स पल्स पैदा करती है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 4, अर्थात ये कोई सा भी यहाँ पर इसमें नहीं है। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा CPU का एक भाग नहीं है, ALU, फ्री पैच यूनिट, डिकोड यूनिट या फिर रैम। तो यहाँ पर CPU का एक भाग नहीं है। अब इसका एक भाग कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन 4 में है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यही CPU का एक भाग नहीं माना गया है। ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको माना गया है, फ्री पैच यूनिट है, डिकोड यूनिट है। उसके बाद है वर्ड से आप निम्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो कौन से वाली आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर इसमें माना गया ऑप्शन 3 वाला, टेक्स्ट लेवल फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट लेवल फॉर्मेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी कुछ आपको ये दिखाई दे रहा है, सम पर ब्रैकेट है, B1 अनुपात B8। ये किसका उदाहरण है, फंक्शन, सेल एड्रेस, वैल्यू या फार्मूला। तो यहाँ पर भी एक ये फार्मूले का है। तो ये फार्मूला है यहाँ पर एक, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।